जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज गिरी मैथ्स में। आज हम क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहला जो टॉपिक है चैप्टर में परिभाषाएं, कुछ परिभाषाओं को मैं पहले देख लेता हूँ। तो पहली परिभाषा जो दी गई है वो है वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या उन सभी संख्याओं को कहते हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिन्हें हम संख्या रेखा पर, मान लीजिए एक संख्या रेखा है, ठीक है, एक संख्या रेखा है ए बी, ठीक। ये जो बीच में होता है क्या होता है? बीच में होता है 0। उसके बाद में इस साइड में जो होता है वो होता है 1 2 3, ऐसे करके। इस साइड में होता है माइनस वाले टर्म्स होते हैं, सारे माइनस के टर्म्स होते हैं, -1। और उसके बाद फिर इधर हो जाता है -2, ठीक है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक इधर, इनफाइनाइट तक इधर। तो कह रहा है कि ऐसी संख्याएं, उन सभी संख्याओं को कहते हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो संख्या रेखा पर हम चाहे परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो, सारी चीज़ों को हम इस पर दर्शा सकते हैं। इसलिए ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब बात करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो है पी और क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और क्यू जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। पी अपान क्यू का मतलब ये हुआ कि 2/3 हो गया, ठीक है, -5 हो गया, -5 हो गया, 0.75 हो गया, 4 हो गया। तो इनको पी अपान क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। और पी और क्यू क्या होना चाहिए? दोनों पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पर 2 और 3 भी क्या है? 2/3 भी पूर्णांक है, -5 भी पूर्णांक है, और 0.75 ये भी पूर्णांक है। अगर हम इसको भिन्न में बदलेंगे तो इसको लिख सकते हैं 75/100, ठीक है। तो इसको पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। वे संख्याएं जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसमें हो गया √2, पाई हो गया, √7 हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया। तो इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होती है। इससे क्या करते हैं? इसका उपयोग हम करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। तो इसका जो फार्मूला है, यहाँ पर हमारा क्यू जो होता है भागफल होता है, और आर जो होता है हमारा शेषफल होता है। तो एक फार्मूला दिया गया ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो कि आर जो है वेरी करेगा 0 से बी के बीच में, ठीक है। इसका उपयोग हम जो है एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। तो चलिए इसको ऐसे नहीं समझ आएगा, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमको जो है 455 और 42 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय को, ठीक है, 455 और 42 को। तो हम क्या करेंगे कि 42 से 455 को भाग देंगे। तो जो 42 से 455 को भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बी और क्यू होता है ना, इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है? ए होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू और प्लस में आर होता है, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ बी क्या हो जाएगा मेरा? 42 हो गया। बी से भाग करेंगे क्यू को, और उसके बाद में वो सॉरी ए को भाग करेंगे बी से। उसके बाद में जब शेषफल जो उसके बाद में जो भागफल आएगा वो 10 आएगा, और जो शेषफल आएगा वो 35 आएगा, 35 आएगा। तो यहाँ पर जो शेषफल है वो 35 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। अगर 0 आ जाएगा तो वहीं पर जो है उस जो 0 इसको मिलाकर इसका जो परिमेय होता है, परिमेय का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए शेषफल 0 होना चाहिए, जो कि मैंने पहला स्टेप में किया तो 0 नहीं आया, तो इसका जो शेषफल है वो 35 आया, यानी 35 आया। अब क्या करेंगे? 42 को जो है 35 से भाग देंगे, ठीक है। तो 42 को 35 से भाग देंगे तो शेषफल इसका 7 आएगा, अभी भी 0 नहीं आया। फिर उसके बाद जब 7 से भाग देंगे 35 को तो 7 पछे 35, ठीक है, 35 7 से जो है डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका जो शेषफल हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। तो जो शेषफल 0 हो गया तो जिस संख्या से लास्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है, वही इसका डिवाइजर बन जाता है। किसका? मतलब दोनों संख्या जो दी गई है जिसका जिस दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना होता है। जैसे मान लीजिए 455 और 42 का एचसीएफ निकालना था, तो उसका जो डिवाइजर होगा, उसका जो भाजक होगा अंतिम, वो होगा 7 होगा। 7 जो है दोनों को डिवाइड कर देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यह प्रमेय हमको ये बताती है कि प्रत्येक जो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, 5 इंटू 7 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो इन सब का क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। इस प्रमेय का उपयोग जो है हम संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए किया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझेंगे तभी समझ में आएगा चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक दिया गया है ए और बी के लिए, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है एच सी एफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। तो मान लीजिए उदाहरण दिया गया है कि 12 और 18 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा, और 18 का हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा। फिर दोनों, अब दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, एक 2 हो रहा है कॉमन और एक 3 हो रहा है कॉमन, ठीक है। दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ को जो है अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल कहते हैं, ठीक है। दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ क्या है, दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ है 2 और 3 है। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 और 18 का एचसीएफ क्या आएगा, 2 इंटू 3 करेंगे 6 आएगा, ठीक है। 12 और 18 को डिवाइड करने वाला 6 है, 6 से 12 और 18 दोनों डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम का मतलब यह है कि सभी अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, ठीक है। अब बात करते हैं एलसीएम, ये तो रहा एचसीएफ, एचसीएफ निकला 6, ठीक है। अब एलसीएम की बात करते हैं। तो 12 और 18 का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर हो जाएगा 9। तो 4 इंटू 9 करेंगे हो जाएगा 36, तो एलसीएम इसका 36 आ गया। अब सत्यापन करते हैं कि इसका फार्मूला भी होता है ना कि दो संख्याओं का गुणनफल इंटू जो है एच सी एफ इंटू एलसीएम। तो एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 6 इंटू 36 का जो गुणन करेंगे, गुणनखंड सॉरी गुणा करेंगे तो 216 आएगा। और एच सी एफ और एलसीएफ का जो गुणा करेंगे 12 और 18 जो दोनों है, तो उसका जो आंसर आएगा वो भी 216 आएगा। तो इससे क्या प्रूव हो जाता है कि दोनों जो है सही है, मतलब जो मैंने निकाला है एच सी एफ निकाला 6 आया, एलसीएम निकाला 36 आया, उन दोनों का गुणनफल जो है 216 के बराबर है। ये संबंध भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मान लीजिए आपको दे देता है कि √2 √3 √5 को जो है अपरिमेय संख्या प्रूव करिए। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि कंट्राडिक्शन विधि का यूज करते हैं, विरोधाभास विधि का उपयोग करके जो है इस जो है परिमेय को प्रूव करते हैं, अपरिमेय को प्रूव करते हैं। तो उदाहरण के तौर पे मान लीजिए दिया गया, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मान लीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी मान लीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिभाषा इसकी क्या होती है कि यदि √5 परिमेय संख्या है तो उसको a अपान b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर a और b जो है सहभाज्य कोप्राइम पूर्णांक हो है, जो कि एच सी एफ ए कॉमा बी जो है 1 होना चाहिए और b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तब जब इसको इस रूप में लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे, √5 इज इक्वल टू ए अपान बी, ठीक है। √5 इज इक्वल टू ए अपान बी हो जाएगा। फिर जब हम क्या करेंगे, रूट को उस साइड भेजेंगे तो ए स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद में बी स्क्वायर को इस साइड कर लेंगे तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि जो ए स्क्वायर है वो 5 से विभाज्य है, इसलिए ए भी जो है 5 से विभाज्य होगा। अब प्रतिस्थापित करते हैं, मान लीजिए कि ए इज इक्वल टू 5c मान लेते हैं, ए की वैल्यू हम 5c मान लेते हैं, जहाँ पर c कोई एक पूर्णांक ही है। तो 5b² इज इक्वल टू 5c² हो जाएगा। फिर 5b² इज इक्वल टू 25c² हो जाएगा। फिर b² इज इक्वल टू 5c² हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो b² है वो 5 से विभाज्य है, इसलिए b भी जो होगा वो 5 से विभाज्य होगा। तो निष्कर्ष से हमें यह पता चला कि a और b जो दोनों जो हैं 5 से विभाज्य हैं, जो इस धारणा का विरोधाभास है कि a और b सह अभाज्य हैं। 5 से विभाजित सहभाज्य कैसे हो जाएगा, इसलिए अंतिम जो परिणाम आएगा, हमारा मानना था गलत था कि जो इसलिए √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। जो मैंने विरोधाभास जो मैंने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, इससे यह सिद्ध हो गया कि ये जो है √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। इस भाग में हम यह पता लगाते हैं कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अनावर्ती है या अशांत है। तो यदि किसी संख्या, मान लीजिए पी अपान क्यू के रूप, मान लीजिए 2/8 लिखा हुआ है, ठीक है, 2/8 लिखा हुआ है, ठीक, 2/8 लिखा हुआ है, तो पी अपान क्यू के रूप में लिखा हुआ है। तो हर यानी क्यू जो होना चाहिए, क्यू का अभाज्य गुणनखंड जो होना चाहिए 2 की पावर n के फॉर्म में हो या तो 5 की पावर m के फॉर्म के रूप में हो, जहाँ n और m जो है एक गैर ऋणात्मक पूर्णांक है। गैर ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब ये होता है कि ऋण संख्या नहीं होनी चाहिए, वो धनात्मक ही होना चाहिए। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अन्यथा इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अनावर्ती हो जाएगा, अर्थात ये अशांत हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण दिया गया है 3/8, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 की पावर 3
अब हर का गुणनखंड जो है 2 की पावर 3 के टर्म्स में आ रहा है, मतलब जो 2 की पावर n के फॉर्म में आ रहा है, और यहाँ पर जो है 5 की पावर m के फॉर्म में भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर m की जो वैल्यू है 0 हो जा रही है। जब भी किसी कांस्टेंट की वैल्यू की पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ऑलरेडी ये तो उसी के रूप का होगा। तो अतः इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा वो शांत हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो दशमलव आएगा, दशमलव में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.375 आएगी। ठीक है। अब दूसरा है कि 1/7 हर का गुणनखंड 7 है, जो कि 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप में भी नहीं है। तो अतः इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अनावर्ती होगा, अर्थात अशांत होगा। मतलब ये एक टाइम के बाद रिपीट करता हुआ जाएगा। जैसे मान लीजिए 0.142857 आया, फिर उसके बाद फिर ये रिपीट करता चला जाएगा, फिर 2857 आता जाएगा। ठीक है। तो ये था मैंने जो आज डिस्कस किया क्लास 10th का पहला चैप्टर नंबर 1, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। आई होप आपको समझ में ज़रूर आएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए, कमेंट भी करा करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में ज़्यादा मेहनत लगती है, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे और आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। अब मैंने जो भी कॉन्सेप्ट था उसको अच्छे से समझा दिया है। अगर कहीं भी कोई भी त्रुटि होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, उससे जो है कि ताकि मैं आपको उस कमेंट का आंसर दे पाऊँ। अब अगले वीडियो में मैं लाऊंगा कि प्रश्नावली 1.1 को कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसको हम पूरा सॉल्व करेंगे अच्छे से। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।